सुप्रभात। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन। और जैसे कि नमस्कार एमपी में हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं, आज भी हम एक खास विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले रोशनी के महापर्व की आज से शुरुआत हो गई है। आप सभी को धनतेरस की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। माँ लक्ष्मी आप सभी के जीवन में रोशनी लेकर आए, प्रकाश लेकर आए, सुख समृद्धि लेकर आए, यही दूरदर्शन परिवार की कामना है। और कार्यक्रम में जिस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आज की तिथि क्या कुछ कहती है। और आज की तिथि की अगर हम बात करें तो विक्रम संवत 2080 कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है। और दिनांक की अगर हम बात करें तो 10 नवंबर 2023 शुक्रवार। तो ये आज की तिथि हमने आपको बताई, धनतेरस का महापर्व है। लेकिन आज का इतिहास क्या कुछ कहता है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं कि आज के इतिहास क्या कुछ है, आज के दिन क्या कुछ खास रहा है। और आज के इतिहास की अगर हम बात करें तो 1885 में गोटियलेब डेलमेर ने दुनिया की पहली मोटरसाइकिल पेश की थी। 1920 में दंतोपंत ठेंगड़ी की जयंती है आज उनका जन्मदिन है। वे राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियन नेता एवं भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक थे। इसके अलावा 1950 की अगर हम बात करें तो अमेरिका के लेखक विलियम फॉकनर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1951 की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 96 को स्वीकार किया था। 1970 में फ्रांस के भूतपूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स द गाल का देहांत हुआ था। 1983 की अगर हम बात करें तो बिल गेट्स ने विंडोज़ 1.0 की शुरुआत की थी। 2001 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को आज ही के दिन संबोधित किया था। 2008 की बात करें तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 2-0 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती थी। और आज दीपोत्सव का, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, उसका प्रारंभ हो चुका है और आज से रोशनी के महापर्व की शुरुआत हो गई। धनतेरस का आज पावन दिन है और आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का शुभ विचार क्या कहता है, क्योंकि दीपावली का त्यौहार भी है और शुभ विचार किए बिना हम कार्यक्रम का आगाज़ भी नहीं करते हैं। तो शुभ विचार की अगर हम बात करें तो जिस तरह छोटे छोटे दीपक मिलकर अमावस्या का अंधकार दूर कर देते हैं, ठीक इसी तरह आपके छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी समस्याएं और कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। तो प्रयास करते रहना होगा, घबराना नहीं है। और आपके जीवन की जो कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, वो दूर ज़रूर होंगी, ये हमारी कामना है। और कार्यक्रम की आगाज़ करेंगे। मेरे साथ आज दो खास मेहमान हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे विषय की कि आज हम बात करने वाले हैं मेंटल और फिज़िकल इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है, कैसे अपनी मेंटल और फिज़िकल इम्यूनिटी को बढ़ाना है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और मेरे साथ दो खास मेहमान होंगे जो इस विषय पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे कि कैसे आपको अपनी हेल्थ को फिट रखना है। मेरे साथ डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी हैं, सीनियर एमडी मेडिसिन डॉक्टर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और मेरे साथ डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव हैं, वरिष्ठ न्यूरो सर्जन हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फिजिकल और मेंटल इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। इम्यूनिटी बढ़ाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल रोग ऐसे होने लगे हैं कि लोगों को पता नहीं चलता और कई बार कम उम्र में भी उनको काल के गाल में समाना पड़ता है। और यही कारण है कि ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए सभी को अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। और इसको कैसे रखें, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलेंगे डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी के पास। सर आपके पास आना चाहूँगा जी। और सर आजकल कोविड के बाद हम देख रहे हैं हर चीज़ में इम्यूनिटी ज़रूर जुड़ गया है, चाहे भोजन की बात हो, चाहे प्रोडक्ट्स की बात हो, लोगों की जीवन शैली की बात हो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम देख रहे हैं कि आजकल बुखार, उसका प्रकार बदल गया है। चाहे हम अन्य मलेरिया की बात करें, सभी में जो 3 दिन की साइकिल होती थी वो 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन। तो अब बात भी हो रही है इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। तो सर ये इम्यूनिटी मानव जीवन में है क्या, और ये जो प्रकार बदल रहे हैं इसको कैसे अब मतलब मेडिसिन के ज़रिए कैसे ठीक किया जा रहा है? क्या डॉक्टर के लिए भी एक बड़ी चुनौती हो रही है अभी? देखिए, पहली बात तो ये कोई इम्यूनिटी कोई नई चीज़ नहीं है। जब से इंसान पैदा हुआ है तो इम्यूनिटी है जी। और इम्यूनिटी उसे बचाती है। और जब आदमी गुफाओं में रहता होगा ना, जी जी तब भी इम्यूनिटी का काम था। इम्यूनिटी मतलब मेरे में लड़ने की शक्ति क्या है, जी मैं बीमारियों से लड़ सकता हूँ क्या,
मैं कितना हेल्दी रहता हूँ, हर चीज। इम्यूनिटी मतलब मेरा रक्षा कवच क्या है। जी तो रक्षा कवच की तो जब आदमी पत्थरों से लड़ता था तब एक रक्षा कवच अलग था, जी। और आज जब इजराइल में बम गिर रहे हैं और वो गिरा रहे हैं तब का भी रक्षा कवच एक अलग हो गया। तो रक्षा कवच तो हमेशा चाहिए था। ये शब्द आपको नया सुनाई देने लगा कोविड के बाद, खासकर जी। क्योंकि कोविड के बाद आदमी घरों में बैठ गया, और आप लोगों ने ऐसी खूब सारे मीडिया में घर बैठ के वो मीडिया ही से इंटरेक्ट कर रहा है, जी तो ये शब्द बार बार आया, इम्यूनिटी जी। इम्यूनिटी। और फिर मेडिकल फील्ड ने बताना शुरू किया कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी सेलुलर होती है, ह्यूमरल होती है, 50 टेक्निकल। बुनियादी तौर पे आप मानिए कि आपके शरीर में जी आपको स्वस्थ रखने की जो आपकी कामना है, उसको पूरा करने की जो शक्ति है, वो आपकी इम्यूनिटी है। जी और वो इम्यूनिटी के प्रिंसिपल कोई नई नहीं है अभी भी। आज जो बात कर रहे हैं, आपने कहा कि इस इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, इम्यूनिटी कमजोर होगी। इम्यूनिटी कमजोर बहुत कारणों से हुई है, कोविड अकेले से नहीं हुई है। जी 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 आपके और इम्यूनिटी को कायम रखना और हेल्थ को कायम रखना, जी। ये केवल डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जी केवल आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें पॉलिटिकल डिसीजंस आते हैं, इसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस आते हैं। जी आपकी सड़कें कहाँ बन रही है, सड़कों से गिट्टी से धूल कितनी उड़ रही है, जी। उसे कोई मैनेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपकी ग्रीनरी कहाँ काटी जा रही जी। है, जंगलें आप साफ कर देते हैं। सब चीजें मिलाकर वो चीज कह रहे हैं जहां पर आपकी बीमारियां, जब आप कहते हो आप बुखार नए नए तरह के आ गए जी और नई नई तरह की चीजें आ गई। पहले आदमी 3 दिन में ठीक होता था, अब तो सर 10-10 दिन तो पड़ा रहता है। पहले भी बीमारियां ऐसी भी थी कि बुखार बहुत देर से ठीक होता था, बिल्कुल। लोग मलेरिया से मरते भी थे। जी 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 यही इम्यूनिटी होती थी, यही बीमारियां होती थी। वायरल फीवर से भी मरते थे। मैं तो साहित्यकार हूँ, तो जी। निराला जी की वाइफ फ्लू में मरी थी जो जी, कोविड जी। हुआ था। जी, जी। ऐसा 1920 की बात है शायद, जी, जी। जब एक फ्लू आया था, ऑल ओवर वर्ल्ड में आया था। और हमारे देश की जब जनसंख्या बहुत उतनी नहीं होती थी, जी। तब कुछ करोड़ लोग मर गए थे हिंदुस्तान में। तो निश्चित रूप बीमारियां से। हमेशा आती हैं, और इम्यूनिटी का अर्थ कुल इतना है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें। निश्चित उसके लिए रूप से। आपके बुजुर्गों ने जो आपको चीजें दे रखी हैं, वो आज भी नए नाम से वही हैं। वही खान निश्चित पान रूप है, से। वही एक्सरसाइज है, वही मानसिक शांति है, और वही कुल मिलाकर सर अगर हम अपना कहें तो ख्याल रखना अपने है। आप को तैयार करके रखना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर रखना, मतलब आपको रोजाना कुछ ना कुछ खाना, बेहतर जो हेल्थी फूड है वो भी खाना होगा, एक्सरसाइज भी करना होगी। और इस पर और डॉक्टर साहब से विस्तार से समझेंगे। मेरे साथ डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव जी भी हैं, न्यूरो सर्जन हैं। सर आपसे समझना चाह रहा था, बात जब न्यूरो की आती है, मेंटल हेल्थ को लेकर भी लोग आजकल काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप न्यूरो सर्जन हैं तो आपने दिमाग को खोल कर भी देखा है। और कहते हैं कि ये जो 25 किलो भार वजनी दिमाग है, ये सबके पास समान रहता है, लेकिन कई बार दिमाग में अगर ये बात आ जाए कि मैं बीमार हूँ तो वो बीमारी लंबी चलती है। तो आप कैसे देखते हैं सर इस इम्यूनिटी को, और मेंटल इम्यूनिटी कितनी ज़रूरी है? जीवन में सब कुछ बहुत ज़रूरी है, और जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को कितना बेहतर बना सकते हैं जी और हमारी खुद के प्रति जिम्मेदारियां क्या है। जी अगर हम आज देखें, ठीक है, हमारी जो बेसिक डेली लाइफस्टाइल है वो बहुत ख़राब हो गई है। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, ठीक है, हम हर दिशा में कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। तो ये जो इम्यूनिटी है, ये सिर्फ एक इंटरनल शरीर के अंदर की इम्यूनिटी नहीं है, ये एक एक्सटर्नल वर्ल्ड की भी इम्यूनिटी है। अगर आप सड़कों पे देखेंगे तो हम बहुत लापरवाही से गाड़ियाँ चला रहे हैं, वो भी हमारे कहीं ना कहीं इम्यूनिटी ख़राब कर रही है। अगर सरकार कह रही है कि हमें हेलमेट लगा के गाड़ियाँ चलानी है, तो आप हेलमेट अपने खुद के शरीर के बचाव के लिए लगाओ, आपको चालान बचाने के लिए नहीं लगाना है। और रही बात मानसिक हेल्थ की, मानसिक हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। ये अच्छी बात है कि अभी अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन अपनी खुद की मानसिक हेल्थ भी हमारी खुद की जिम्मेदारी है। डेली बेसिस पे अगर हम देखें, स्ट्रेस तो होगा ही। हम बहुत इजीली और कैजुअली कह देते हैं कि स्ट्रेस मत लो। जी जी लेकिन इस बात पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है कि स्ट्रेस तो होगा, हम स्ट्रेस को हैंडल कैसे कर रहे हैं। हम स्ट्रेस हैंडलिंग की बात नहीं कर रहे हैं। जी जी और ये स्ट्रेस हैंडलिंग कहीं ना कहीं जो हमारी जो पुरानी चीज़ें थी, मेडिटेशन था, प्राणायाम था, फोकसिंग एक्सरसाइजेज हैं, जी जी वो हमें हेल्प करती हैं। तो ओवरऑल सारी चीज़ें, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद के प्रति होनी चाहिए और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सराउंडिंग इन्वायरमेंट के प्रति होनी चाहिए। जी तो ये सारी चीज़ें हैं।
निश्चित रूप से दर्शकों, ये हमारा फ़ोन इन लाइव कार्यक्रम है। आप हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे फ़ोन पर संपर्क करके सीधे जुड़ सकते हैं, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा सकते हैं। और टेलीफोन नंबर्स आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। मैं एक बार दोहरा भी देता हूं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। ये हमारा टोल फ्री नंबर है। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर भी लिख लीजिए आप। भोपाल का कोड है 0755-266-0049। इन दोनों टेलीफोन लाइंस पर आप संपर्क करके अपने जो समस्याएं हैं, जो सवाल हैं, उसका समाधान पा सकते हैं। तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी की तरफ लौटेंगे। सर, बात यहाँ इम्यूनिटी पहले से है, इस बात की कही जा रही है, और ये शब्द नया है कह सकते हैं, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात काफ़ी पहले से कही जा रही है। सनातन संस्कृति में भी इस बात का जिक्र है। लेकिन सर, आजकल हम देख रहे हैं कि जो पैटर्न है बीमारियों का वो भी बदला है। लोग जागरूक भी हुए हैं, लेकिन आजकल लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाय हम देख रहे हैं कि कुछ मेडिसिन, सर्दी हुई ये लेना है, एल्थ्रोमाइसिन लेना है, सिट्रेजिन लेना है, घर पे ही डॉक्टर बनने लगे हैं। और कई बार इसके कारण भी जो स्थितियां हैं वो इम्यूनिटी बूस्ट तो छोड़िए आप, वो इतनी वीक हो जाती है कि डॉक्टर के पास जब तक पहुंचते हैं कई बार देर भी हो जाती है। सेल्फ मेडिकेशन की आपने बात की, बहुत बड़ी समस्या है हमारी डॉक्टरी में जी। कि अगर मेरे पिताजी को ऐसी ही तबीयत खराब हुई थी, उनने एक ज़माने में ली थी, या मैं पिछली बार बीमार पड़ा था जी तो डॉक्टर ने कोई दवाइयाँ लिखी थी, वो अब मेरे घर में पड़ी हुई हैं जी और मुझे लगभग वैसे ही तो हो रहा है, या मेरी भाभी को तो ऐसा हो रहा है। जी जी तो भाभी जरा 2 दिन ये लेके देख लो, और आप वो लेते हो। एक हमारे यहाँ क्या है, दवाइयों को बहुत आसान चीज़ मान ली गई, मिलना भी। जी जी मैं जाके दवाई की दुकान पे मुझे बोलता हूँ गला खराब है, वो दवाई की दुकान वाला मुझे दवाई दे देता है। तो कोई नियम कायदे बहुत हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जी अगर सारे नियम कायदों को बस लागू करने की एजेंसी तगड़ी हो जाए जी तो अभी भी हिंदुस्तान में स्वर्ग बन जाए हर चीज़ में। जी वाई टू टॉक ऑफ इम्यूनिटी, जी। इम्यूनिटी की छोड़ दीजिए, दुनिया की, ये अभी ये डॉक्टर साहब बात कर रहे थे सड़क पे, सब नियम है, सारे नियम है। इस स्पीड से चलोगे, ऐसे ओवरटेक करोगे, पर कौन कर रहा है? जी तो आप वही सारा इनडिसिप्लिन दवाइयों के मामले में आया है। जी जी आप चाहे तो कोई भी दवाई कहीं से भी खरीद सकते हैं, जी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को कोई स्क्रूटनाइज नहीं करता कि वो अगर इतना लंबा प्रिस्क्रिप्शन में 50 दवाई लिखता है वो डॉक्टर भी बहुत अच्छा, जो 2 दवाई लिखता है वो भी डॉक्टर बहुत अच्छा। एक कन्फ्यूजन का बहुत बड़ा माहौल है जी जहाँ पर वो दवाई, देखिए बीमारियाँ जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी, जी, जी। खान पान बदला है, नई नई चीज़ें आई हैं। किसको मालूम था कि ये मोबाइल, अब मेरी ही उंगली में इसमें दर्द हो रहा है कि मैं बहुत दिनों से एक आर्टिकल लिख रहा था, तो बहुत टच स्क्रीन पे आप करते रहते हो, जी, जी। अब इस उंगली में दर्द हो रहा है। जी जी अब ये उंगली में आज से 40 साल पहले वाली में वो इस कारण से दर्द नहीं होता था, अब हमारा इस कारण से भी दर्द हो रहा है। तो हमारी आंखें, हमारी आंखों की समस्या है, ड्राई आई, जी 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 मानसिक समस्या जी। है, आप रात के सो नहीं पा रहे क्योंकि रात के आखिर मोमेंट तक आप देखते हो मेरा Status क्या है, symbol क्या है, social और media किसी पे ने active है, निश्चित मेरा रूप जो मैंने भेजा था उसमें कितने लाइक किए, जी। तो एक आदमी ने साले ने बड़ा एडवर्स कमेंट कर दिया। जी 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 अब आप सो गए उस एडवर्स कमेंट के साथ, जी जी तो नींद तो आएगी नहीं, वो एडवर्स कमेंट आपका पीछे कर रहा है। जी तो आपने जीवन को अब वापस नहीं लाया जाए, आप वापस नहीं जा सकते सर, ये मान लीजिए। आपको जैसे ये कह रहे थे स्ट्रेस तो रहेगा, ये जीवन भी रहेगा, ये एनवायरनमेंट भी रहेगा। जी। इस एनवायरनमेंट को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे हम ट्रैफिक में डिसिप्लिन लाएं, कैसे जीवन में डिसिप्लिन लाएं, कैसे दुकानदारी में डिसिप्लिन लाएं, कैसे हम ड्रग का एब्यूज रोकें, जी इस सब के लिए सबका मिला जुला प्रयास चाहिए, सरकार का, डॉक्टरों का, निश्चित और रूप एक से। नागरिक के तौर पर हर एक का। वो निश्चित दवाई रूप से बेचने वाला भी नागरिक है, तो सही उसे बात है। अपना नागरिक उतना तो एक निश्चित कर्तव्य रूप से करे। जागरूक होने की ज़रूरत दर्शकों यहाँ पर आपको भी है कि घर पे सेल्फ मेडिकेशन की जो बात हुई है, आपको खुद से इलाज नहीं करना है। अगर आप बीमार होते हैं तो सीधे आप जो है डॉक्टर्स के पास पहुँचें, वहाँ पर परामर्श लें, उसके बाद ही दवा खाएं। हालांकि कुछ आयुर्वेदिक दवाएं हैं जो हम जिसको घरेलू दादी नानी के नुस्खे कहते थे, उस पर भी सर से चर्चा करेंगे कि वो कैसे लाभदायक हैं। डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव सर के पास चलेंगे। सर, आप अभी बता भी रहे थे कि डिसिप्लिन की ज़रूरत है, रूल्स का पालन करना, लेकिन हम देख रहे हैं आजकल एक बड़ी समस्या आ रही है कि छोटे छोटे बच्चों में भी और कई युवाओं में भी पैरालिसिस की समस्या बहुत देखी जा रही है, और कई जो पेशेंट्स हैं आपके पास आते भी हैं दिखाने के लिए। सर, ये क्या कारण है? एक बेसिक जो चीज़ है वो है कि एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए।
युवाओं में समस्या आ रही है तो युवाओं की जो जीवन शैली है वो भी खराब हो रही है। अनफॉर्चुनेटली आज जो माहौल है उसमें है कि हम ऑल्टरनेट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, हम ट्रीटमेंट फॉलो नहीं करना चाहते हैं। जी अगर एक आयुर्वेद की हम प्रैक्टिस बोलें जी तो आयुर्वेद की प्रैक्टिस जो है वो पैदा होने से शुरू होती है और मरने पे ख़त्म होती है। आयुर्वेदिक सिर्फ वो चूरन नहीं है, वो दवाइयाँ नहीं है, उनके अंदर पूरा डिसिप्लिन है। आयुर्वेद इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन। तो आपको सोना कैसे है, उठना कैसे है, दिन में एक्सरसाइज कैसे करनी है, अपना खान पान कैसे करना है। अनफॉर्चुनेटली जब पैरालिसिस हो जाता है जी तो हम इन सब चीज़ों की तरफ जाते हैं, लेकिन जो सारी चीज़ें हैं वो प्रिवेंटिव हैं। जी आपकी जीवन शैली है, आपके पास बीपी, आप शुगर हो रही है, डायबिटीज़ हो रही है, बीपी हो रही है, थायराइड हो रहा है, आप एक पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में रह रहे हो, आप 4 घंटे सो रहे हो, आप रात को 12 बजे सो रहे हो, आप सुबह 6 बजे उठ जा रहे हो, और कुछ चीज़ें हैं जो हमें दिख रही हैं और कुछ चीज़ें हमें नहीं दिख रही हैं। जैसे अगर हम घर की जो महिलाएं हैं, हाउस वाइफ हैं, उन पे ध्यान दें। अगर एक आदमी व्यक्ति काम करने जा रहा है तो वो तो 9 बजे उठ रहा है, रात को 11 बजे जा रहा है। जी और लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो सुबह 6 बजे उठ रही हैं, और जब वो उसके हस्बैंड या घर के लोग बाहर आ रहे हैं तो उनको खाना खिलाने के बाद वो सो रही हैं जी रात को 11-12 बजे। तो कहीं ना कहीं जो उनके ऊपर उनकी फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं है। जी 2 चीज़ें हैं जीवन में, एक है काम करना और एक है एक्सरसाइज करना। और एक बहुत बड़ा मिथ है ये कि हम तो घर में इतना काम करते हैं, हमें एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है, जी जो कि ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज आपको एक फ्रेशनेस देती है, काम आपको थकान देता है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। जी तो आपको अपने जीवन में 1 घंटा स्वयं के लिए निकालना ज़रूरी है। बच्चों की बात करें, अगर बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, 2 बजे वापस आते हैं, जी फिर ट्यूशन चले जाते हैं, फिर रात को 8 बजे वापस आते हैं, फिर उनके पास न तो खेलने का समय होता है। आजकल के जो नए माता पिता हैं वो भी अपने आप व्यस्त रखने के चक्कर में बच्चों को टीवी पे दिखा देते हैं। निश्चित रूप कहीं से ना कहीं वो एडिक्शन है, वो जो स्क्रीन टाइम का एडिक्शन है उनका। तो बच्चा अगर बचपन से ही फिजिकल एक्टिविटीज़ में नहीं जाएगा तो अगर हम भविष्य उनका बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। निश्चित रूप से सर, और यही कारण है कि पैरालिसिस की बात करें, सर्वाइकल की बात करें, क्योंकि स्क्रीन टाइम पर ज़्यादा देर अगर आप मुंडी झुकाकर किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे या लगातार बैठे रहेंगे तो इस तरीके की समस्याएं होती हैं। कमर दर्द पर भी सर से सवाल करेंगे, पूछेंगे, समझेंगे, लेकिन अभी डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी सर के पास चलेंगे। सर से समझेंगे आयुर्वेद को लेकर, और जो दादी नानी के नुस्खे हैं वो कितने लाभकारी हैं आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में। सर, ये जो कहा जाता था पहले, हम देखते थे रात में सोना है हल्दी वाला दूध, सर्दी आ गई तो गर्म दूध हल्दी के साथ लेना ही है, हल्दी सेक के। ये तमाम जो उपाय थे, जो दादी नानी के नुस्खे भी जिनको कहा जाता है, ये अब एक तरीके से बंद हो गए। हर व्यक्ति को चाहिए कि हमें हॉर्लिक्स मिल जाए या तो इंस्टेंट च्यवनप्राश मिल जाए, दूध भी गर्म ना करना पड़े, 1 चम्मच खाया और इम्यूनिटी बूस्ट हो गई। देखिए, जो चीज़ तब काम करती थी वो आज भी काम करती। ऐसा तो था नहीं कि पहले कोई फ्लूक था जी कि आयुर्वेद था और अब काम नहीं करेगा। जी अगर हल्दी तब काम करती थी वो आज भी काम करती है, तब भी लाभदायक थी, आज भी लाभदायक है। शॉर्टकट जब आप तलाशते हो, जी इंस्टेंट, देखिए आप तो इंस्टेंट फूड बन गए ना। जी जी आपको कौन खाना पकाए, आपने एक काटा, गरम उसमें डाला और आपका पुलाव तैयार, आपका आप मटर पनीर तैयार और खा लीजिए। जी और रेडी टू सर्व फूड्स कहलाते हैं। जी जी इन सब के पीछे जो आपकी चीज़ें कि हम समय बचा रहे हैं, और समय कहाँ बचा रहे हैं, क्योंकि हम जाके बैठ सके मोबाइल पे, हम सोशल मीडिया में बैठ के, और समय वो भी समय खराब करना ही जी। है। तो आयुर्वेद की जो नुस्खे घर के थे वो नुस्खे आज भी हैं। जी प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब हम सीरियसली बीमार हो रहे हैं और हम उन नुस्खों पर ही निर्भर होके और सोच रहे हैं ठीक हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ जब ऐसी होती है ना, तो उसके बारे में जो उसकी इफेक्टिवनेस है उसके बारे में एक अफवाह जैसी उड़ती है कि बस आप ये दूध में हल्दी डाल के पी लो, सब अच्छा हो जाएगा और अब कुछ नहीं होगा तुमको, और हम उस भरोसे बैठे रहे तो वो भी गलत है। तो आपको डॉक्टर से सलाह लेना बहुत आवश्यक है अगर कोई समस्या आपकी आ रही है तो। और इम्यूनिटी बढ़ाने का तो बेसिक सिद्धांत आयुर्वेद क्या हमेशा वही है कि आपकी, जैसे अभी एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, हम औरतें तो खास कर कहती है दिन भर उलझे रहते हैं। जी, जी। एक होती है फिजिकल एक्टिव होना, जी, जी। एक होता है एक्सरसाइज होना। जी, मैं दिन भर फिजिकली एक्टिव हूँ,
मैं दिन भर लगी हूँ इस काम में, ब्रेक करके एक्टिविटी है, मैं फिर इस काम में लगा, फिर वहाँ रहा, फिर वहाँ रहा, ये थकाएगा आपको। जी 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 जी। ये लाभ पहुंचाता है, जो बैठा हुआ है कुछ भी नहीं कर रहा वो अब अलग ढंग से थक रहा है। जब आप यूज ही नहीं कर रहे मसल्स, आपकी मसल्स थक रही हैं जी। पर एक एक्सरसाइज में, जहां आप एक स्ट्रेच में एक एक्सरसाइज करते हो, लगातार फिजिकल एक्टिविटी करते हो, उसे एक्सरसाइज बोलते हैं। हम लगातार घूमे, मैं यहाँ से वहां घूम चला, वो भी घूमना है, मैं इस कमरे से उस कमरे में गया, घूमना है, पर वो एक्टिविटी है, वो एक्सरसाइज नहीं है। तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करने का अर्थ है कि मैं आधे घंटे की, 40 मिनट की एक कंटिन्यूस एक्सरसाइज, खेलूं, स्विमिंग करूं, वॉकिंग करूं, व्यायाम अगर एकाग्र होके करेंगे 15 मिनट आधा घंटा, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में रोज निकाले, देखिए व्यायाम, खान पान और एक ध्यान। हम चलिए ध्यान को हम छोड़ दीजिए, आपके ध्यान तो सब वो योगा है और हमसे नहीं बनता, और फिर ध्यान मतलब अपने आप के साथ, ध्यान मतलब स्वयं में स्थित होना। आप खुद के साथ, दुनिया के साथ आप समय गुजारते हो, आप खुद के साथ थोड़ा समय गुजारते हो? निश्चित रूप से खुद के साथ समय गुजारना बहुत ज़रूरी है, और ध्यान इसी को कहा जाता है। इसमें अपने अंतर ध्यान होना, अपना अध्ययन करना भी इसको कहा जाता है। और ध्यान से एकाग्रता भी बढ़ती है और मन को शांति भी मिलती है, और आंतरिक रूप से पॉजिटिव एनर्जी का संचार भी बॉडी में बढ़ जाता है। ये कहलाते हैं बायोफीड मैकेनिज्म्स। जी जी। बायोफीड मैकेनिज्म्स हैं कि आपकी एक ध्यान से जो कई सिस्टम जनरेट हुए, वो आपके पूरी बॉडी पे असर डाल रहे हैं। ये केवल मानसिक शांति नहीं दे रहा है, वो आपकी किडनी, आपके हार्ट, आपके बीपी, आपके नाड़ी, सब पर एक बायोफीड मैकेनिज्म चल रहा है। जब आप 2 मिनट भी ध्यान से बैठ गए, जब आप निर्विचार हो गए, आप दुनिया से अलग हो गए, तो उस समय जो आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो पहुंच गई बॉडी के पीक लेवल पे, वो आपके पूरे बॉडी को एक बहुत पॉजिटिव किस्म की शांति देती है, जो आपकी हेल्थ बढ़ाती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। निश्चित रूप से। तो इम्यूनिटी बूस्टर का काम योग भी करता है, ध्यान भी करता है, लेकिन आपको इसके लिए समय निकालना होगा। 5 से 10 मिनट एक बार करके देखिए, प्रैक्टिस होगी, उसके बाद आपको इसका आनंद मिलने लगेगा, और ये भी एक इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। हम मेंटल हेल्थ की बात भी कर रहे हैं। डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव जी, न्यूरोसर्जन, मेरे साथ हैं। सर, आजकल हम देख रहे हैं युवाओं में भी सर्वाइकल की परेशानी और एक कमर दर्द, मतलब 30-35 साल की उम्र क्रॉस की, और हर व्यक्ति कहता है मुझे बैक पेन हो रहा है, कोई कहेगा मुझे सर्वाइकल की समस्या हो गई। सर, ये क्यों हो रही है, और इससे अगर बचना है, या शुरुआती दौर में ये है कि पट्टा लगाने जैसी स्थिति ना आए, तो वो कैसे हम रोक सकते हैं, और इसमें दवाओं के साथ साथ एक्सरसाइज का कितना महत्वपूर्ण रोल है? पहली चीज़, जो ये जितनी भी दिक्कतें हैं, कमर दर्द की दिक्कतें हैं, सर्वाइकल की दिक्कतें हैं, ये मोस्टली लाइफस्टाइल की दिक्कतें हैं जी। और कहीं ना कहीं जो हमारी जीवन शैली अभी प्रभावित हुई है। अगर हम शहरों की भी बात करें और गाँव की भी बात करें, शहरों की बात करें, बहुत सारे लोग IT सेक्टर में काम करते हैं, ऑफिस गोइंग काम है उनका, सिटिंग काम ज़्यादा है, लैपटॉप पे काम करना शुरू कर दिया है, झुक के काम करना पड़ता है हमें। और अगर गांव की भी बात करें तो गांव में पहले लोग फिजिकली एक्टिव होते थे, साइकिल चलाते थे। आज गांव का किसान भी मोटरसाइकिल चला रहा है, अपने खेत तक पैदल जाने को तैयार नहीं है जी। उनके भी वजन बढ़े हुए हैं जी। तो ये सारी चीज़ें तो जीवन शैली की दिक्कतें हैं। तो और सेकेंड चीज़, अगर हम बात करें आज अर्ली एज में ही, हम 20-22 साल का इंजीनियरिंग का कॉलेज ख़त्म होता है लोगों का, 24-25 में लोगों का कॉलेज ख़त्म हो जाता है, और फिर हम एक जॉब में लग जाते हैं। और जैसे ही हम जॉब में जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, खेलना बंद कर देते हैं। कॉलेज के बाद अब तो बच्चे कॉलेज में भी नहीं खेल रहे हैं। आधे लोग कुछ वीडियोस बना रहे हैं या कोई व्लॉग बना रहे हैं जी। सोशल मीडिया के उसमें ज़्यादा रह रहे हैं और फिजिकल वर्ल्ड में कनेक्टेड कम रह रहे हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं ये शरीर पे असर पड़ेगा। दूसरी चीज़, एक इन्वायरमेंट जी, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि सुबह की धूप नहीं मिल रही है लोगों की। सुबह की धूप नहीं मिल रही है तो हमें विटामिन डी का खुद का सोर्स नहीं मिलेगा। फास्ट फूड की सबने बात की, फास्ट फूड कहीं ना कहीं बहुत हम जल्दी चाहते हैं चीज़ें, तो फास्ट फूड हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता। थर्ड सर ने बातें की, 3 चीज़ें जीवन में कभी बदलनी नहीं चाहिए। निश्चित रूप से सर, ये 3 चीज़ें बदलनी नहीं चाहिए। लेकिन सर, अगर किसी को ये परेशानी हो गई तो क्या प्रिकॉशन रखना है? क्योंकि लोगों के मन में एक मिथ ये भी रहता है, कमर दर्द है, एक ट्यूब लगा लिया, कोई जेल यूज़ कर लिया, आराम लग जाएगा। ये सही है क्या, या त्वरित डॉक्टर के पास पहुंचना है? क्योंकि कहा यह भी जाता है अगर देर कर दी तो जो फिर है सर्जरी ऑप्शन रहती है, या सर्जरी से भी ठीक नहीं होता। इसमें भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब
मरीज़ अस्पताल आता है कमर दर्द का और सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम्स के मरीज़ जब अस्पताल आते हैं जी तो ऑलरेडी बहुत देर से आते हैं। वो मेरे पास जब मरीज़ आते हैं तो वो एमआरआई करा चुके होते हैं, 6 महीने कहीं दवाई खा चुके होते हैं। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात है कि सबसे पहली बात तो हमें ये समझना है कि हम अभी भी ये सारी चीज़ें हैं कि हम गरम लोहे का सरिया कमर पे लगवा ले रहे हैं, अभी गर्दन को अननेसेसरी तरीके से हम तोड़ मोड़ कर रहे हैं, उसको खींचातानी कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, जी जिसके कोई एविडेंस नहीं है और वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को कष्ट दे रहा है। पहली चीज़ तो बहुत ही बेसिक सी बीमारियां हैं। लोगों का एक मिथ है कि हमें कोई भी ऑपरेशन नहीं करवाना है, इंटरवेंशन नहीं करवाना है जी और मैं लोगों को यही कहता हूँ कि बच्चा पैदा करने के ऑपरेशन में जितना जोखिम है उससे कम जोखिम कमर के ऑपरेशन करने में है। लेकिन हम बच्चा पैदा करना तो बंद करते नहीं हैं क्योंकि उसके लिए हमारे पास मिथ नहीं है। तो आप जब भी आओ, पहली चीज़ अर्ली स्टेज में अपने आप को डायग्नोज करो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसको बचाओ, जी जीवन शैली बदलो अपनी। और कोई भी इंसान व्यस्त नहीं है, हर इंसान जिम्मेदार नहीं है। जी प्रायोरिटी नहीं समझते हम इस बात की। अगर हम प्रायोरिटी समझेंगे, अपने खुद के शरीर के प्रति प्रायोरिटी समझेंगे तो हम अपनी जीवन शैली बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी जीवन शैली बेहतर करके उसको होने मत दो। अगर हो रहा है तो फिर सारे प्रिकॉशंस लो, और अगर फिर भी प्रिकॉशंस लेने के बाद में भी जो चीज़ें कि कभी किसी उम्र में 60-65 साल में होती थी वो शिफ्ट होकर 40 साल में हो गई हैं। निश्चित रूप से। और इसका सबसे बड़ा कारण लाइफस्टाइल है। व्यायाम समय पे नहीं करना है, लगातार सोशल मीडिया पर सफरिंग करना, ये तमाम जो परेशानियां हैं उसकी जनक ये सारी चीज़ें हैं। और इस पर हमें उम्मीद भी है जो दर्शक हमारे ये कार्यक्रम देख रहे होंगे वो इन सब चीज़ों का उपयोग थोड़ा कम करेंगे, बचने की कोशिश भी करेंगे। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, जिस तरीके से व्यायाम की बात बार बार हो रही है, लाइफस्टाइल में व्यायाम बहुत ज़रूरी है, लेकिन सर हम देख रहे हैं शुगर बीपी की जो समस्या है वो भी आजकल बहुत अर्ली एज में हो रही है, और इसके साथ साथ एक बड़ी समस्या हार्ट अटैक की। और सबसे पहले ये जो बीमारी होती है या कुछ लक्षण पाए जाते हैं, सबसे पहले मरीज़ आप ही के पास आता है, तो सर क्या हो गया, कई बार बोलते हैं गैस बन रही है, पता चले वो गैस नहीं है, हार्ट अटैक के स्टार्टिंग सिंबल्स हैं। तो सर इसका कैसे रोकथाम कर सकते हैं, और अगर आपको ये परेशानी हो रही है तो डॉक्टर के पास क्यों त्वरित पहुंचना चाहिए जिससे आपकी जान बचाई जा सके? आपने बहुत सारी चीज़ें एक साथ पूछी है मेरे। जी जी, आप पार्ट में बताइएगा। जी बल्कि मैं तो उसमें पहले ऐड करना चाह रहा था। जी बिल्कुल, पूरी कीजिए। जैसे मैं अपने कमर दर्द की बात करूं कि जब मैं बैठ के लिखता रहता था, जी जी, और फिर लिखते लिखते आप ऐसे हो गए, फिर आप और टेढ़े हो गए, फिर आप हाथ पे लिख रहे हैं, ऐसे ऐसे होते चले गए, तो आपके पोस्चर से जो कमर दर्द होता है जी, और मैं तो बहुत परेशान था, एमआरआई कराऊं नहीं कराऊं, कमर दर्द हो रहा है। पर देखिए कमर दर्द में भी जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सर्जरी की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी चुने हुए केसेस में पड़ती है, और वो बिल्कुल अगर सही कारण से कमर दर्द की सर्जरी हो रही है तो बिल्कुल ठीक है, कोई रिस्क नहीं है, बड़े आराम से सर्जरी हो सकती है कमर दर्द। वरना नेक की एक्सरसाइज और बैक की एक्सरसाइज अगर आप नियमित करते हैं तो आमतौर पर सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। ऑफकोर्स डॉक्टर की सलाह के बाद, ऐसा ना हो कि आपका डिस्क प्रोलैप्स है और आप बैठ के किए जा रहे हैं तो और डिस्क खिसक गई और आप पैरालिसिस में चले गए। जी जी, पर हर जगह हम लौट लौट के वहीं आ रहे हैं, डॉक्टर साहब भी हर चीज को लौट लौट के वहीं आ रहे हैं कि आपकी लाइफ स्टाइल, आपका पोस्चर, आप कैसे रहते हो जी, उसी को आप आगे जाइए जी। एक तो चीज, कई बीमारियों को आप जो आज कहने लगे हो ना कि ये बीमारी बढ़ गई, सर थायराइड बड़ा बढ़ गया, क्योंकि थायराइड की मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की थी, मैं आज से 30 साल पहले की बात कहता हूँ, 30 साल पहले अगर किसी को में थायराइड है तो थायराइड जांच भोपाल में उपलब्ध नहीं थी। मेरे को भोपाल से ब्लड जाता था दिल्ली या बम्बई, वहां से पता चलता था कि थायराइड है। आज बिल्कुल होशंगाबाद के किसी छोटे गांव में बैठा हुआ आदमी वहां से थायराइड की रिपोर्ट करके आता है। तो हमारे पास सुविधाएं बढ़ गई, हमारे पास अब डॉक्टर बढ़ गए, हमारे पास अब शुगर के जांच करने के बहुत आसान तरीके आ गए। तो बीमारी तो पकड़ में आने लगी, बीमारी पकड़ में आने लगी जो पहले पकड़ में ही नहीं आती थी। पिताजी को सीधे लकवा पड़ गया, वो मर भी गए, हमें पता ही नहीं था कि वो 10 साल से डायबिटीज रहा होगा और बाद में लकवा पड़ा और खत्म हो गया। ऐसे हमारे पास एक हिस्ट्री है कि हमारे पिताजी ऐसा हुआ करते थे। तो ऐसा नहीं है कि डायबिटीज अभी बढ़ गई, पहले से अब हम ज्यादा जल्दी पता करते हैं, अब हम ज्यादा समझाने लगे लोगों को, भैया ये ब्लड प्रेशर जो आपको है
ये ब्लड प्रेशर है, ये सामान्य चीज़ नहीं है। वरना सब गुस्सा आ गया था तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और 1 साल पहले बताया था उसके बाद तो हमने जांच कराई नहीं। जी जी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जी में 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि 50% पेशेंट्स जी मे बी एसिम्टोमेटिक, मतलब 50% मरीजों को डायबिटीज़ अंदर होगी और वो बहुत अच्छा फील करेंगे। राइट। ब्लड प्रेशर होगा और बहुत अच्छा फील करेंगे। हमें यार ना चक्कर आ रहा है ना सिर दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब कहते हैं ब्लड प्रेशर है। जी ये कौन सा ब्लड प्रेशर है साहब, ये तो बेकारी बातें, फांसने का तरीका है जी जी डॉक्टरों का, ये तो हमें कुछ होता ही नहीं है। तो आप तकलीफ का इंतजार करेंगे तो आप डायबिटीज़ में मारे जाएंगे। डायबिटीज़ है और आपको पता चल गया तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती सर, इसलिए मैं दवाई नहीं खाता। तकलीफ तो ही नहीं, मैंने उस दिन मिठाई खा ली इतनी सारी, जी पर सर मेरे कुछ नहीं हुआ, तो तुरंत थोड़ी होगा। आपका घुन लग गई है शरीर में, ऐसा मानिए इस फर्नीचर में घुन लग गई, जी तो जी ये जिसको जितने साल चलना था उसका आधा चलेगा, एक दिन टूट के गिर जाएगा। निश्चित रूप तो से। आपको, और हार्ट अटैक की आपने बात की जी कि हार्ट अटैक यंगर एज में जो आज हो रहे हैं, उसमें बहुत सारा एक और है जो जिम में जाने का हुआ है ना, जी जिसमें कि वो कुछ Supplements. डोले सोले जी, जी। बनाने के लिए सप्लीमेंट्स लेते हैं, जी, जी। एनारोबिक स्टेरॉइड्स लेते जी। हैं ताकि आप अच्छे दिखें। सुडोल अरे आप वगैरह। अच्छे सुडौल दिखेंगे, पर आपकी अगर लास्ट सुडौल दिखेगी जी और आप नहीं बचे तो सुडौल होने का मतलब क्या निकला। जी फिर हर चीज़ की एक्सेस, जब हम कहते हैं कि व्यायाम में बहुत अच्छा होता है, तो हम ये नहीं कह रहे आप 3 घंटे दौड़ते रहो। निश्चित आपका रूप कोई से। धंधा ऐसा हो, मैराथन रेस का कुछ है, तो आप 3 घंटे दौड़िए, वरना एक सीमा के अंदर की एक्सरसाइज बोल रहे हैं। पर जब हम मतलब किसी सोचते भी हैं, चीज की अति नहीं करना है। अति कर रहे हैं, और हम इसी केस में, और हार्ट अटैक तो जिसको होता है वो पहले यही सोचता है कि मेरे को गैस से हो रहा है। जी अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, अगर आप तम्बाकू खाते हैं, अगर आप मोटे हैं, अगर आपकी फैमिली में किसी के हार्ट अटैक से 40-50 की एज में मृत्यु हुई है, उनकी एंजियोप्लास्टी हुई जी, है, जी। तो सतर्क रहिए। आपको निश्चित। कुछ भी यहाँ कुछ ऐसा लग रहा है जिसको जो पहले कभी नहीं होता था। इंपॉर्टेंट चीज ये थे कि मुझे ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं। निश्चित मुझे रूप से सर। अब आज जो सतर्कता हो और रहा है ये सावधानी। हार्ट अटैक हो सकता है। निश्चित तो रूप आपको से। जाके देर नहीं करना चाहिए। अगर आप इस रिस्क फैक्टर प्रोफाइल में हैं, अगर आप डायबिटिक, हाइपरटेंसिव हैं, स्मोकर हैं, तम्बाकू खाते हैं, और फिर आपको ऐसा होता है, जाके अपना कृपया डॉक्टर से मिलिए, ये हार्ट अटैक हो सकता है। निश्चित रूप से दर्शकों, तो डॉक्टर साहब ने महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई है कि आपको सावधानी और सतर्कता रखनी होगी। अगर किसी भी तरीके से ये सिम्टम्स आपके जीवन में नज़र आ रहे हैं, लाइफस्टाइल ख़राब होने के बाद भी ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो देर नहीं करना, क्योंकि देर करना कई बार जान पर खतरा बन जाती है। डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव जी के पास चलेंगे, न्यूरोसर्जन है सर। सर आपसे समझना यही चाह रहा था कि हमने बात सर्वाइकल की भी की, कमर दर्द की भी की, कई लोगों को जो नसें दब गई हैं, एक ये वर्ड बहुत यूज़ होता है कि ये नस दब गई है, इसके कारण पूरे पैर में पैर सुन्न हो जाता है, कई बार व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता। बेसिकली सर ये बीमारी क्या है नसें दबने का, और इसमें क्या ब्लड फ्लो रुक जाता है, और ये ऑपरेशन से ठीक होती हैं या इसका भी कुछ मालिश करके भी ठीक, क्योंकि कई सारे मिथ हैं सर इसको लेकर। जो नसें दब गई हैं, पहली चीज़ तो ये बड़ा बहुत ही ब्रॉड टर्म और वेग टर्म और बड़ा अनस्पेसिफिक टर्म है। जी जी हमारी शरीर ही नसों से बना हुआ है पूरा। जी और जी नसें क्या हैं, जो भी सप्लाई कर रहे हैं, हमारे हाथ चल रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, जी ठीक है, ये नसों से चल रही हैं। और ये नसें निकलती हैं हमारी कमर से। अगर गर्दन से लेके कमर तक हमारी छोटी छोटी नसें निकलती हैं। गर्दन की नसें हाथ में जाती हैं, कमर की नसें पैर में जाती हैं, जो कि मूवमेंट करा रहे हैं, जी और वो निकलते हैं कमर में ही। अपनी जो पूरी स्पाइनल कॉर्ड है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जी उसमें बीच में हर हड्डी के बीच में एक डिस्क होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर उम्र बढ़ेगी हमारी, जी ठीक है, तो उसमें थोड़ी बहुत नसें तो दबेंगी ही। एक ये डीजेनरेटिव प्रोसेस है। गाड़ी अगर चलाते हैं हम और गाड़ी पुरानी हो रही है तो उसमें कुछ बदलाव आएंगे। वैसे अगर हमारे स्पाइन है, घुटने की बात करें, घुटने घिसेंगे। जी तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो ये डीजेनरेटिव प्रोसेस है, अगर एक स्पेस में से नसों को निकलना है तो डीजेनरेटिव प्रोसेस थोड़ा सा अब जल्दी हो जा रहा है। और वो जल्दी हो जाने का कारण यही है कि सर ने जैसे पोस्चर की बात की, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है लड़कों का, तो मैं देखता हूँ मेरा खुद का भाई और सोफे पे लेट के अपने लैपटॉप पे काम कर रहा है। जी तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, अगर हम अपनी कमर का ख्याल नहीं रखेंगे, हम सीधे नहीं बैठेंगे, हम झुक के ज़्यादा काम करेंगे, गाड़ी को अगर हम अपनी 100 की गाड़ी 100 की 120 की स्पीड से चलाएंगे, जी तो कहीं ना कहीं वो जल्दी बंद होगी। तो इम्पोर्टेंट बात है नसें दबना,
वो जो नसें निकल रही हैं वो हड्डी के बीच में से नसें निकल रही हैं, अगर हड्डियाँ घिसेंगी आपस में तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नसें दबेंगी। थोड़ी बहुत से कोई समस्या नहीं है, अगर आप अपना पोस्चर सही करते हैं, अपना वो सारी चीज़, आप सर ने जिम की बात कही, जिम में अब आप देखो 100 किलो, 120 किलो, 140 किलो लोग झटके से उठाते हैं। आप झटके से उठाओगे, बहुत सारे लड़के आते हैं, झटके से उठाओगे आप तो आपकी डिस्क निकल के बाहर चली जाएगी। लेकिन अब वो डिस्क निकल के बाहर चली जा रही है, आप इतना सीवियर दर्द हो रहा है कि आप करवट भी नहीं बदल पा रहे हो जी। और फिर आप चाहते हो कि आप बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाओ, बिना उसके ठीक हो जाओ, वो भी पॉसिबल नहीं है। जब आपकी डिस्क ही पूरी निकल के बाहर चली गई है, आपका पंजा चलना बंद हो गया है, आपकी पेशाब आना बंद हो गई है, तो उस केस में सर्जरी आएगी। लेकिन ये चीज़ें कोई ना कोई इवेंट होगा, ट्रॉमा हुआ, चोट लगी, हमने भारी वजन उठाया। लेकिन सामान्य तौर में जो आम भाषा में कहें, अगर 100 मरीज आते हैं ओपीडी में दिखाने जी, तो 95 लोगों को मामूली दिक्कत होती है, 5 लोगों को ही गंभीर दिक्कत होती है। तो वो जो 95 लोग हैं, 95% लोग हैं, उनको अपनी जीवन शैली में बदलाव करके, आधी दिक्कत ये है कि लोगों को एक दवाई जुबान के नीचे रखनी है और उससे ठीक हो जाने की कोशिश करते हैं जी। अपनी लेकिन जीवन जबकि शैली में बदलाव करना कोई चाहता नहीं है। निश्चित रूप से, जबकि दवा से नहीं, सिर्फ एक्सरसाइज व्यायाम से ही ठीक हो सकता है। दवाइयाँ एक सपोर्टिव हैं, जी शॉर्ट टर्म है। आपको एक गोल होते हैं इलाज में, शॉर्ट टर्म गोल, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया शुगर और डायबिटीज़, बीपी, ये सारी चीज़ें घुन की तरह है। जी अगर आपका शरीर गलेगा, सिर्फ कमर दर्द और इसकी प्रॉब्लम नहीं है, जी जब तक हमें तकलीफ इतनी बढ़ के आगे नहीं चली जाती है तब तक हम अस्पताल आते नहीं हैं, डॉक्टरों के पास आते नहीं हैं। सामान्य शुगर बीपी होता है, जब तक वो लकवे में कन्वर्ट नहीं हो जाए, दिमाग की नस फट नहीं जाए, जी हार्ट का अटैक आ नहीं जाए, तब तक हम गंभीर होते नहीं हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है, अपने जीवन को लेके गंभीर होना ज़रूरी है। 25-25, 35-35 साल के लोगों को दिमाग में हेमरेज हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका कारण यही है कि अर्ली एज में ही आजकल ये शुगर, डायबिटीज़, लाइफस्टाइल की जो बीमारियां हैं जी, तो वो हो रही हैं। निश्चित रूप से। सर ने जैसा बताया कि अभी डायग्नोसिस हमारी बढ़ गई है, हमारी हॉस्पिटल की एसेसिबिलिटी बढ़ गई है, तो चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। सेकेंड चीज़, हमारा जो एक सर्कल है, कॉन्टैक्ट है, वो बढ़ गया है, तो चीज़ें इन्फॉर्मेशन आगे तक भी आ जाती है। इन्फॉर्मेशन आगे तक आ रही है, डायग्नोस हो रहा है। लेकिन जब अगर आपको थोड़ी सी समस्या हो रही है तो डॉक्टर्स का भी यही कहना है, विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि आपको लाइफस्टाइल में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान रखना होगी कि किस तरीके से बैठना है, उठना है, और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट। अगर ये आपने कर लिया तो आपकी लाइफस्टाइल में जो तमाम छोटे छोटे से रोग हैं जो आगे बढ़कर बड़ी समस्या बनते हैं, इससे आपको निजात मिल सकती है। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, सर के पास चलेंगे। सर, व्यायाम, हर चीज़ में व्यायाम का जिक्र हो रहा है, लेकिन हम हेल्थी फूड की भी बात कर लें, क्योंकि जब हेल्थी फूड होगा तो इम्यूनिटी भी हेल्थी होगी अपनी। तो फूड को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और आपके पास तो कई मरीज़, ख़ासतौर पर बच्चे भी आते होंगे छोटे छोटे, कि ये खाना नहीं खाता, इसको चिप्स चाहिए, और ये हर माँ बाप की एक परेशानी भी, लेकिन खिलाएंगे उसको चिप्स ही। तो इससे कितना नुकसान हो रहा है? कई बार बच्चों को कम उम्र में ही पेट में कई सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, और उसके कारण वो जो पूरा उनका जीवन है फिर उनको उसी दर्द में गुजारना पड़ता है। देखिए, फूड के बारे में इतने मिथ्स हैं जी, इतनी गलतफहमियां हैं, इतने लोगों के विचार हैं। जैसे कोई कहता है नॉन वेज बहुत अच्छा है साहब आपको, कुछ कहते हैं सब वेजिटेरियन, कुछ तो उससे भी आगे चले गए कि वो तो दूध और दूध से बने प्रोडक्ट भी नहीं खाएंगे जी। तो ऐसे वेजिटेरियन, इस तरह की स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, कुछ लहसुन प्याज भी नहीं खाने वाले लोग हैं। तो एक बड़ा स्पेक्ट्रम है खाने को लेके, पर कुछ बातें बहुत स्पष्ट हैं कि ये खाने तो नुकसान करते ही हैं आपको। जिसमें कि जैसे हम डायबिटीज वालों को जब हम बोलते हैं कि हम आपको जो डाइट बता रहे हैं, इसको कृपया बीमारी की डाइट मत मानिएगा। ये मानिए कि अगर आपकी वाइफ है, उनको डायबिटीज और आपको नहीं है, और अगर दोनों इसको फॉलो करोगे तो आप बहुत हेल्दी रहोगे, इनकी डायबिटीज कंट्रोल होगी। जैसे जैसे और खासकर जिनके वजन ज़्यादा है, क्या चीज़ें नुकसान करती हैं ज़्यादा? एक स्वाद बढ़ाने वाली जो चीज़ें जितनी है ना, आपका घी और तली हुई चीज़ें, मज़ा आ जाता है। रोटी खाई कि पराठा खाया, पराठा खाया तो बहुत मजा आया, है ना, उसमें कुछ भर दिया तो और मजा आ गया। मतलब जहाँ मजा आ रहा है वहीं से सजा, वहीं की सजा की शुरुआत है। सजा तब है जब उस मजे को आप एक निश्चित लिमिट से ज्यादा लेना चाहते हो। तो हमेशा हम जब जिनको वेट रिड्यूस करने की बात करते हैं तो हम उनसे बोलते हैं कि आप सब खाइए, पर पोर्शन साइज, एक शब्द है पोर्शन साइज जी, कि हम कितना खाते हैं। हम 25 रोटी खाते हैं
कि 2 रोटी दो रोटी खाते हैं हम निश्चित रूप से। और आप याद रखिए हर एक की कैलोरी वैल्यू है। एक रोटी अगर 100 कैलोरी की, एक सामान्य चपाती जी। 100 ग्राम की है, और एक पराठा जब हम उसे सेंक देते, हमने कुछ नहीं किया सर, हमने तो एक चम्मच डाल के सेंक दिया, उतनी बड़ी रोटी है, तो उसका 2.5 गुना कैलोरी होगी, 250 हो गई। अब पराठा 250 कैलोरी का है, जी। मैं 2 रोटी खाऊं 2 पराठे खा लूं, तो आज मैंने एक्स्ट्रा कैलोरीज, अगर मैंने पराठा खा लिया 2 रोटी की जगह, तो मेरे को 2 रोटी की जगह मैंने 2 पराठे खाए, तो मैंने 200 कैलोरी की जगह 450 कैलोरी खानी। 250 कैलोरी, वो 250 कैलोरी कहाँ जाएंगी? आपके शरीर में जुड़ेंगी। तो जब आपको मन करे कि पराठा खा रहा है, तो आप भैया 2 रोटी खाते थे तो 1 पराठा खाइए, स्वाद भी बन गया, मजा भी आ गया, और करीब करीब कैलोरीज उतनी ही रही। जी। तो ये जो अगर आप बैलेंस रखते हो, मीठी चीजें, शक्कर, गुड़, शहद, हम हमेशा मानते हैं शक्कर तो सब डायबिटीज, हम तक गुड़ की चाय पी लेते हैं। गुड़ भी क्या है? गुड़ शक्कर है, क्रूड शक्कर है, उसको और रिफाइन करते तो शक्कर बन जाती। हाँ, हम तो सर शहद, 1 चम्मच शहद आधे चम्मच शक्कर के बराबर होती है। तो अब आप, हम तो शहद, सर हमने डायबिटीज है, हमने डायबिटीज ये खाते ना वो खाते, हम तो शहद ही पड़ते हैं, चाय में भी 4 चम्मच शहद डाल के पी लेते हैं, और शहद तो पेट भी अच्छा करती है। हर चीज का एक सीमा समझने की आवश्यकता है, अपने आप को धोखा मत दीजिए। और ज्यादातर लोग जो उल्टा सीधा खाते हैं, वो जानते हैं कि वो उल्टा सीधा खा रहे हैं, उन्हें किसी डॉक्टरी सलाह की थोड़ी आवश्यकता है, उन्हें पता है वो क्या गलत कर रहे हैं। फास्ट फूड है, बेकरी आइटम्स हैं, ये सारों में उतनी चीजें मिली हुई हैं जो आपको, और जनरली जो प्रोसेस्ड फूड है, जो टिंड फ्रूट्स हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए हैं, वो सब चीजें अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपकी, तो उनका एक कभी स्वाद के लिए जी, कभी एक परिवर्तन करना, वीकेंड में हमने थोड़ा सा एक पिज्जा खा लिया, जी जी, तो आपका वो, पर हम रोज पिज्जा ही खाएंगे? जैसा आपने कहा, बच्चा कह रहा है मैं तो बिना चिप्स के रहूंगा नहीं जी। ये जो चीज है कि मेरे पूरे रियल फूड को इस प्रोसेस्ड फूड से तब्दील कर दिया, जी जी, तो वो तो आपको नुकसान पहुंचाएगा ही। वो निश्चित हेल्दी रूप से फूड, दर्शकों, ये एम्प्टी कैलोरीज कहलाती है। एम्प्टी कहीं हाँ, मेरे दम नहीं है, पेट भर गया है, पेट ठूस के भर लिया, कुछ मिला नहीं शरीर को। तो आपको पेट भरने को तो गायें कई बार वो खा लेती प्लास्टिक, जी, भूखी रहती हैं, तो पेट भर जाता है, बाद में उनका मर जाती हैं, गायों की मौत में आया है। तो ऐसे आप दूसरे से मरते हैं, आप भी एक प्लास्टिक खा रहे हैं गायों की तरह। तो पेट, सोचे समझे। निश्चित रूप से सर ने बड़ी बात यहाँ पर बताई है, पेट भरने के लिए नहीं खाना, पेट के अंदर जो खाना जा रहा है वो पौष्टिक हो। हमेशा मैं कहूंगा जी, कि जब खाने बैठो तो आधी 1 रोटी की भूख छोड़ के उठ जाओ, मतलब पूरी तरीके से संतुष्ट होकर भोजन नहीं और करना। डकार जब तक ना आ जाए, और जब यहाँ तक गले आ जाए कि मैं आपके गले में देखूं तो 1 रोटी दिखे, जी जी, वो ना करें। आप 1 रोटी की भूख छोड़ के उठ जाए, आप हमेशा बहुत हेल्दी फील करेंगे। तो ये बड़ी बात सर ने बताई है कि पेट भरकर खाना खाने की बात कही जाती है, लेकिन कहने में अच्छी लगती है। आजकल की जो लाइफस्टाइल है, ऐसे में आपको थोड़ा भूखे रहना भी ज़रूरी है। बड़ी बात सर ने कही है कि भूख रहना भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये भी सर से समझेंगे, और जो आजकल फूड आ रहा है वो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव सर के पास चलेंगे, न्यूरोसर्जन है सर। सर कई बार चीज़ें नज़र में आती हैं कि लोग मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, और कई लोग आपके पास आते भी होंगे, सर हमें स्लीपिंग प्रॉब्लम है, रात में नींद नहीं आती, कई लोगों को सर दर्द रहता है, कई लोग माइग्रेन बताने लगते हैं, कई सारी टैबलेट्स भी यूज़ करते हैं। तो सर ये बीमारियां जो हैं, इसका कारण भी वही लाइफस्टाइल तो है, लेकिन जब ये ऐसे मरीज़ आपके पास आते हैं तो इनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? इनके लिए मैं सुझाव देना चाहूँगा कि पहली चीज़ कि मैं न्यूरोसर्जन हूँ जी, एक बड़ी स्पेशलिटी है, जी। मेरे पास आते हैं ऐसे मरीज जी, न्यूरो सुन के आ जाते हैं, आ जाते हैं, क्योंकि ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन। हाँ, तो मैं ये कहूँगा कि जो अगर आपको कुछ चिंता है, पहली चीज़ तो आप परेशान मत हो, ये भी एक सिंपल सी बात है, चिंता है, शरीर की चिंता है, जी जी, तो आप न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास मत जाओ, एक प्रॉपर। और सेकंड चीज़ है जो मानसिक हेल्थ है, उसमें भी 2 पार्ट है जी, मानसिक हेल्थ में भी आपको 80% टाइम आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है जी, लेकिन 20% टाइम आपको दवाइयों की ज़रूरत भी है। तो पहली चीज़ तो आप अपने सही डॉक्टर के पास जाओ, जी, जो कि उनका एक साइकेट्रिस्ट है, और साइकेट्री की फील्ड में भी एक मेडिकल साइकेट्रिस्ट है जी, और एक साइकोलॉजिस्ट है। जी, साइकोलॉजिस्ट जो कि आपकी बिहेवियर थेरेपी पे काम करता है, जी, और साइकेट्रिस्ट जो कि उनका साइकोलॉजी में भी एक्सपर्टीज़ होता है, लेकिन वो मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहली बात तो कहूँगा कि आप एक सही जगह पे पहुँचो,
न्यूरोलॉजिस्ट के पास में, न्यूरोसर्जन के पास में, या जो आपके घर के आसपास का लोकल कोई है जी उनके पास ना जाके एक सही जगह पे, आजकल साइकेट्रिस्ट भी हम जिले जिले में भी पहुंच गए हैं, जी जी ठीक है, होशंगाबाद से लेके अपने आगे तक काफ़ी जगह मिल गए हैं। तो पहले तो मैं उनको बोलूँगा कि उनसे मिलो। पहली चीज़, गंभीरताओं को समझो। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि माता आ गई या कोई इस टाइप की चीज़ें हो गई, जी जी ठीक है, सब क्लिनिकल लेवल पे। एक तो इसको एडवर्टाइज करना बंद करो आप। मानसिक हेल्थ को बहुत ज़्यादा एक सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज कर रहे हैं सेलिब्रिटीज़ के तौर पे कि मुझे डिप्रेशन हो गया था और मुझे ये हो गया था। आम जीवन में आपको एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं, डिप्रेशन नहीं होता। क्योंकि जो जिसको डिप्रेशन हो रहा है जी। उस डिप्रेशन के मरीज को तो पता ही नहीं है कि उसको डिप्रेशन है। निश्चित रूप से सर। तो सिंपल सी बात है, घर वाले समझें। और इसमें मैं सिर्फ लोगों के, एडल्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बच्चों की बात कर रहा हूँ। एक 5 साल का 5वीं कक्षा में जो बच्चा पढ़ता है, आप उससे पूछ के तो देखो एक बार कि उसको जीवन में कितना तनाव है। निश्चित रूप से सर, संवाद से भी कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं तनाव हैं। पेरेंट्स भी कई बार बच्चों को बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि तुम स्कूल भी जाओ, फिर कोचिंग भी जाओ, फिर तुम डांस भी सीखो, फिर कथक भी सीखो, फिर तुम्हें टेनिस भी खेलना है, फिर तुम्हें सोना भी टाइम पे है, उठना भी टाइम पे है। तो वो एक बच्चे की जीवन शैली ना होके बच्चे को थोड़ी शैतानियाँ करनी चाहिए, बच्चों को बच्चे जैसा रहना चाहिए। वो अगर एक रोबोट की तरह रहेगा तो भविष्य में उसके लिए अच्छा चीज़ें नहीं। निश्चित रूप से। तो सर ने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ बच्चों के लिए भी बताई कि खेलना भी ज़रूरी है, इंडोर गेम्स के साथ साथ आउटडोर गेम्स भी ज़रूरी हैं, और जो तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल में हर चीज़ का एक महत्व है, और यही महत्व आपकी ज़िंदगी में, ज़िंदगी जीने के तरीके को ना सिर्फ बदलता है बल्कि आपको हेल्थी भी रखता है। और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी सर के पास चलेंगे। सर, हम फूड की बात कर रहे थे, आपने कैलोरीज़ का जिक्र भी किया, और फिर कैलोरीज़ के साथ साथ कैलोरीज़ जलाने को लेकर भी तमाम मिथ्ये चल रहे हैं। कई लोग वॉक कर रहे हैं, आज हमने 2 पराठे एक्स्ट्रा खा लिए तो हम 2 किलोमीटर ज़्यादा चलेंगे, और कई बार हम देखते हैं कि 2 किलोमीटर ज़्यादा चलना ही हानिकारक भी हो जाता है, कई लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाता है। नहीं, देखिए 2 किलोमीटर ज़्यादा और कम और खाना खा लिया तो हम उसे कंपनसेट कैलोरीज को बर्न करके करेंगे। सबसे पहला स्टेज जहाँ थी, जहाँ आपने स्वाद के कारण बहुत खा लिया, जी जी, वो कंपनसेट करना, ठीक करना सीखिए। जी खाने पे देखो, ये तो जवान पे कंट्रोल की बात है जी। अब कोई हम किसी खाने को मना नहीं कर रहे आपको, पर घी तेल की चीज़ें, मीठी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बहुत मीठे वाले फल हमने एक बाल्टी में लेके आम बैठ गया और चूसे जा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं जी, तो बहुत सारे ऐसे वाले चीज़ें जी इसमें फिर अब जो सारी प्रॉब्लम वहाँ से और शुरू हुई है, जहाँ लाइफस्टाइल में 2 चीज़ आई जी। खाने के प्रोसेस्ड फूड हो गए और फास्ट फूड हो गए, जी जिसमें एम्प्टी कैलोरीज जो वजन बढ़ाती हैं, आपके शरीर की हेल्थ में ऐड नहीं करती, जी, वो एम्प्टी कैलोरीज हैं। जी जी, एम्प्टी कैलोरी मतलब कैलोरीज हैं पर वो खाली हैं, आपकी हेल्थ को नहीं कर रही कुछ भी। तो आप ये सब खाते हो, आपके शरीर में वजन तो बढ़ा रही हैं, वो आपके शरीर को हेल्दी नहीं बना रही हैं। उन फूड्स को आप अवॉइड करिए, स्वाद के लिए खाइए, वो आपका स्टेबल फूड नहीं बनना चाहिए। आप केवल वही नहीं खाइए, आप केवल वही जाके खाएं, बर्गर पिज्ज़ा वगैरह खाएं, और नूडल्स जो पूरे उससे बनते हैं, मैदे के होते हैं, फिर पेट की समस्या लेके पहुंचे, फिर आप डॉक्टर के पास जाते रहें। सारी की आपके पास है, कुंजी आपके पास है, तलाशते हैं वहाँ पे जी। तो जैसे कहते हैं आदमी से कि आपके तनाव की कुंजी आपके पास है, आप संत महात्मा के पास जाते हो और खड़े होते हो, सब हम पे कृपा कर दीजिए, तुमने तनाव पैदा किए, तुम ठीक करो जी। तुम गलत खाते हो, तुम ठीक करो, तुम ज्यादा खाते हो, तुम ठीक करो। कोई खाना जी, वाह, मैं बादाम बहुत हेल्प करते, मैं इतने बादाम एक साथ खा गया, तो ऐसे हेल्प नहीं करेंगे, वो नुकसान करेंगे। तो आप एक लिमिटेड मात्रा में हेल्दी फूड खाना सीखिए जी, और उसे इससे मत सोचिए कि एक्स्ट्रा खा लूंगा तो मैं जरा एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर लूंगा तो उसे कंपनसेट कर लेंगे, ऐसे बर्न नहीं हो जाएगा वो। ये सब गलत काम वो इकट्ठा हो गई, वो आपको परेशानी पैदा करेगा ही। दिस इज कॉल्ड इनडिसिप्लिन। इनडिसिप्लिन इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ, किसी फील्ड ऑफ लाइफ में अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो आपको नुकसान करेगा ही, चाहे नौकरी में, चाहे एज ए पर्सन, एज ए वाइफ, एज ए हस्बैंड, एज ए सन, एज ए फादर। अगर मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ तो जो मुझसे जुड़े लोग हैं उनको इफेक्ट करेगा, और मैं खुद से ही जुड़ा हूँ, मैं खुद के खान पान में गड़बड़ कर रहा हूँ, मैं अपने आप को नुकसान पहुँचाऊंगा। तो डिसिप्लिन की जरूरत है खान पान में, एक्सरसाइज में। बहुत बड़ी चीजें नहीं है, जैसे डॉक्टर ने कहा था, 1 घंटा चाहिए आपको, 1 घंटा खुद को दीजिए, ध्यान करिए, योगा करिए,
थोड़ा वॉक करिए। जी। वॉक भी दूसरों को देख के मत करिए कि वो तेज चल रहा है, मेरे से चल भी नहीं पा जी। रहा, पर मैं तो चलूंगा उतना। आप आधे घंटे बढ़िया ब्रिस्क वॉकिंग करिए और आप देखिए आप ठीक रहोगे। निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की जरूरत ही स्वस्थ रहने की और इम्यूनिटी बढ़ाने की कुंजी दर्शकों आपके पास है। और अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जो टिप्स हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने आपको दिए हैं उनका पालन करना होगा। डॉक्टर सौरभ के पास चलेंगे। सर, आपसे एक चीज़ और समझना चाह रहा था, जैसे कि आप बता भी रहे थे बच्चों में भी सारी चीज़ें परेशानियां आ रही हैं, लेकिन कई मरीज़ एक्सीडेंट के ट्रॉमा के आते हैं, जब उनको मेंटल सर्जरी की ज़रूरत होती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि लोग जो मरीज़ के परिजन होते हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ मरीज़ को ठीक होना देखना चाहते हैं। और स्वाभाविक है, मानव जीवन में ऐसा होता भी है, जिसका परिजन बीमार हो वो चाहता है कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन सर, यहाँ पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और दिमाग की जो जटिलता है फिर वो कैसे आप समझाते हैं, और दिमाग के लिए जो सारी चीज़ें हैं कि किन किन सावधानियों को आपको रखना है, बरतना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई बार मेंटल केसेस आते हैं, एक्सीडेंट के आते हैं, उनको बेड सोर्स हो गए और अन्य समस्याएं हो गई। तो सर, इससे बचने के और पेशेंस कितना ज़रूरी है ऐसे मरीजों के परिजनों को और मरीज़ को? सिर्फ मरीज़ के परिजनों और मरीज़ को पेशेंस रखना ज़रूरी नहीं है, हमें इन जनरल जीवन में पेशेंस रखना ज़रूरी है। जी पेशेंस हमारा, हम सड़कों पे भी पेशेंस नहीं रख पा रहे। जी गाड़ी चलाने में हमें सबसे आगे निकलना है। जी हम 10 मिनट अगर किसी ट्रैफिक में खड़े हो, हमारा हाथ अपने आप हॉर्न पे चला जाता है। जी आपको पता है कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन फिर भी हम हॉर्न बजाते हैं। जी। कहीं ना कहीं हम इस एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं। तो सिर्फ अस्पताल में पेशेंस रखना ज़रूरी नहीं है, अपने आप को एजुकेट करना ज़रूरी है, चीज़ों को समझना ज़रूरी है, गंभीरताओं को समझना ज़रूरी है जी कई बार, और अपने आप से ईमानदार रहना ज़रूरी है, और हमें एक दूसरे से ईमानदार रहना ज़रूरी है। जी आप हर चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो है कम्युनिकेशन जी और सेल्फ एजुकेशन। जी और ये सिर्फ सर की चोट में या किसी भी बड़ी बीमारी के लिए नहीं है, जी ये हर फील्ड के लिए है। और जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला, जी हम अपने आप से ईमानदार नहीं है, कहीं ना कहीं हम अपने आप को सब कॉन्शियस लेवल पे धोखा दे रहे हैं जी फास्ट फूड के नाम पे। अभी सर ने डाइट के बारे में बहुत अच्छे से बताया, उसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा जी कि हम ऑल्टरनेट वे डाइट में भी यूज़ कर रहे हैं। हम एयर फ्रायर यूज़ कर ले रहे हैं, लेकिन जो एयर फ्रायर की जो टेफ्लॉन कोटिंग है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा, उसका जो हाई हीटिंग टेम्परेचर है जी वो फूड को ख़राब कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं आगे चल के 20 साल बाद वो नुकसान देगा। निश्चित रूप से हम नॉन स्टिक बर्तन यूज़ कर रहे हैं, पहले हम मिट्टी के बर्तन और लोहे के बर्तन यूज़ करते थे। निश्चित रूप से सर, ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन एक चीज़ और बच्चों में देख रहे हैं हम, ट्यूमर जैसी समस्या, छोटे छोटे बच्चों में भी ब्रेन ट्यूमर जैसी समस्याएं आ रही हैं कम उम्र में। ये तो इसका उपचार कैसे संभव है, और ये बीमारी क्यों लगातार सामने आ रही है? बड़े केसेस कई बार देखते हैं हम, छोटा सा बच्चा है और उसके दिमाग में ब्रेन ट्यूमर है, क्या कारण समझते हैं? पहली चीज़ है कि हमें ये बात समझनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें, हर चीज़ लाइफस्टाइल से भी जुड़ी हुई नहीं है, कुछ चीज़ें जेनेटिक भी होती हैं, है ना। तो ये जो ट्यूमर वाली समस्याएं हैं, जो बच्चों के ट्यूमर वाली समस्याएं, कहीं ना कहीं वो जेनेटिक होती हैं जी। और बच्चों में जो प्रॉब्लम आती है, अगर एक दिमाग में से 2 सेंटीमीटर की गठा निकालनी है जी, और अगर दिमाग में से अगर 8 सेंटीमीटर की गठा निकालनी है, तो 2 सेंटीमीटर की गठान आराम से निकाली जा सकती है। बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इग्नोरेंस, कि बच्चा सर दर्द बोल रहा है, नहीं इसका तो मन नहीं लग रहा है। हमें उनके बच्चों की प्रॉब्लम को भी सीरियस लेना चाहिए। बच्चों के साथ अनफॉर्चुनेटली मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है जी, कि बच्चे बहुत लेट स्टेज में डायग्नोज होकर आते हैं। कई बार बच्चा अपनी तकलीफ खुद कह नहीं पाता है, और कई बार माँ बाप भी अपने बच्चों की तकलीफ़ों को समझ लेते नहीं है। और सेकेंड चीज़ है कि जब ऐसी कोई चीज़ डायग्नोज हो गई तो आप उसके एक्सपर्ट से मिलिए। इनफैक्ट सिर्फ मेरी फील्ड में नहीं, जी जी, आप किसी भी फील्ड में, किडनी की फील्ड में आप ले लो, हार्ट की फील्ड में ले लो। अभी भी बहुत सारे मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको हार्ट में, जो हम आसान कॉमन भाषा में बोलते हैं, दिल में छेद है जी, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी वाला बच्चा है, जी, उनको पता ही नहीं है। बच्चा खेलते, उनसे पूछो, बच्चा खेलते खेलते हाँफ जाता है, हाँ हाँफ जाता है। बच्चों को पता कैसे चला है? जब उसको कोई सर की चोट लगी है मामूली, तो उसको पता चलता है कि उसको तो हार्ट का भी प्रॉब्लम आ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही है। तो बहुत सारी, सिर्फ ब्रेन के केस में नहीं, हार्ट के केस में, किडनी के केस में बच्चों की समस्याएं जटिल हैं। और हर चीज़, जैसा कि हमने बात की, एडल्ट्स की, बूढ़ों की जो समस्याएं हैं वो तो लाइफस्टाइल रिलेटेड है, लेकिन जो ट्यूमर वाली समस्या, चलिए सर, समय कम है, माफी के साथ रोक रहा हूँ सर। चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी सर हमारे?
हमने बहुत सारा संदेश दे दिया जी। और संदेश लेने वाले कितने उसको लेते हैं। हाँ। बस जो बस में लिखा रहता है ना, तो यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। हाँ। तो कह रहे हैं स्वयं रक्षा पे ज्यादा ध्यान दीजिए, तो अपने डॉक्टरों स्वास्थ्य के भरोसे मत रहिए कि निश्चित हम रूप से। बिगाड़ के आएंगे और डॉक्टर हमें सुधार देगा। निश्चित तो रूप जरा से अपना ख्याल रखिए। अपना स्वास्थ्य का ध्यान आपको खुद रखना है और तभी जाकर आप अपनी जो इम्यूनिटी है उसको बेहतर कर सकते हैं और अपना ध्यान रख सकते हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, अगली बार फिर किसी और मेहमान के साथ हम हाजिर होंगे और एक अलग विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश। नमस्कार।